तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके मेन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप इसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं वर्क क्या है और वर्क किस तरीके से है। तो वर्क फिजिक्स में किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस्ड a displacement in the body on which it act in any direction except perpendicular to the direction of force। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए फोर्स, उसके अलावा जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उस हिसाब से इसको वर्क काउंट कर रहे होंगे। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या निकल के आएगा, तो वो देखिए वो कैसे समझ सकते हैं हम। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे दिया हुआ है W, वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, Fs cos थीटा। सपोज करिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देन वर्क डन क्या निकला के आएगा, 0 आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos थीटा यानी cos थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर मैं थीटा इक्वल टू बोल दूं कि 0 डिग्री है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1 आएगी। तो यहाँ पे यही वैल्यू पुट किया हुआ है, तो Fs cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, Fs। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के रिगार्डिंग फोर्स को आइडेंटिफाई करना। तो हमने एफ वेक्टर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हमने एक्स वाई और जेड डायमेंशंस में फोर्स के वेक्टर्स को ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से W जो फोर्स हमारा हो जाएगा F डॉट S, उसके लिए हमारा क्या बनेगा, डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के हिसाब से F X कैपिटल X प्लस F Y मतलब Y F Z Z। हमें जो मोस्टली यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल्स टू F S cos थीटा। मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक है, अब हम इसके जरा डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हमने वहां पे भी किया था डायमेंशन के टाइम में, अभी एक बार दोबारा समझेंगे। तो m1 L2 T-2 ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसकी SI यूनिट क्या है, अगर हम बात करते हैं जूल CGS सिस्टम में तो और नॉर्मली तो क्या क्या इसका SI यूनिट रहेगा। तो एक होता है ERG, अर्ग बोलते हैं हम लोग, और नॉर्मली इसका SI यूनिट है जूल, और CGS सिस्टम में हो जाएगा अर्ग ERG। और हमें ये याद रखना है कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो 1 जूल ये आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। देन पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क कब होगा ये डिपेंड करेगा थीटा पर। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ले लिया। अगर थीटा अक्यूट एंगल है, मींस लेस देन 90 डिग्री है, तो ये वर्क जो होगा हमारा वो पॉजिटिव वर्क माना जाएगा। तो इसको यहाँ पे दिखाया हुआ भी, जैसे कि ये ब्लॉक है और यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये थीटा एंगल जो है वो लेस देन 0 टू 90 के बीच में है। तो इस तरीके से यहाँ पे थीटा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है when a body falls freely under the action of gravity, जब ग्रेविटी के अंडर में कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट डाउन गिरेगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर्म होगा। देन द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, तो भी हम उसे वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या बोल रहे होंगे, पॉजिटिव बोल रहे होंगे। दूसरा एक कंडीशन देखिए, when spring is stretched, stretching force and the displacement both are in the same direction। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो उस टाइम भी जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या माना जाएगा, तो फोर्स इज पॉजिटिव, और उस टाइम भी हम वर्क को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। दूसरा है नेगेटिव वर्क का होगा। तो नेगेटिव वर्क देखिए, इफ द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, मींस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया हुआ है, देन द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। तो इस वर्क को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, नेगेटिव वर्क बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म होगा और ये 90 से ग्रेटर हो गया, तो इस केस में जो वर्क हमारा क्या हो गया, नेगेटिव।
वो भी ऐसे समझिए कि मोशन किस डायरेक्शन में है और फोर्स किस तरह अप्लाई हो रहा है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, इट सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। इट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब भी कभी ऐसा हो रहा होगा तो हमारा जो ओवरऑल जिसे हम बोल रहे होंगे फोर्स इज नेगेटिव है। तो व्हेन वर्क डन इज फ्रिक्शनली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे फ्रिक्शन जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, आई थिंक कि दो ब्लॉक है तो इनके बीच में जो लग रहा होगा यहाँ बीच में इन बिटवीन, तो वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव व्हेन इट अपोज द मोशन, और मोस्टली फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज ही करता है। देन नेगेटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब हम कुछ नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आएगा अपने आप ही, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। देन नेक्स्ट है वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं चलती हुई कार के अंदर तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जीरो वर्क डन कब होगा, तो अभी हमने बात कर ही ली थी कि अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन विल बी जीरो इफ कब, देखो ये दो कंडीशन तो है ही, इफ फोर्स इक्वल टू जीरो होगा तब भी। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे तीन कंपोनेंट है अपने पास, एक एफ है, एक एस है, एक है कॉस थीटा। अगर एफ जीरो हो गया तब भी टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर एस जीरो हो गया तब भी टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कॉस 90 डिग्री, आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो। तो ये तीनों कंडीशन होने पर वर्क डन विल बी जीरो। इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर मैच कर रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन बाय कुली इज जीरो, मतलब जब कुली कोई वेट उठा के खड़ा हुआ है जीरो है। इन सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, अ फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री पर 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की। आप लोगों को मालूम ही होगा cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है। इट मींस मिनिमम वैल्यू हो गई -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, +1। तो वही है cos 0 डिग्री पे 1 होता है cos थीटा, अगर हम cos 0 डिग्री ले रहे हैं तो 1 है, और cos 180 डिग्री लेंगे तो वो -1 आएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, और व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री फोर्स डज मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। तो एक केस में पॉजिटिव मिल गया हम लोगों को और दूसरे में मिल गया नेगेटिव, मैक्सिमम कितना हो सकता है। फाइन। अब नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स हमारा वेरी कर रहा होगा तब किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। When magnitude and direction of force varies with position, position साथ वेरी कर रही है, the work done by force for infinitely similar displacement, मतलब हमने ds यूज कर लिया है, infinitely similar में हम लोग ds यूज करेंगे, तो ds is dw equals to f dot ds, dw w for work done, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ए टू बी मूव करा रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन में लिमिट होगी हमारी वो ए टू बी आ जाएगी। वर्क डन ए टू बी इस तरीके से हम सिंबलाइज करेंगे डब्ल्यू ए बी के फॉर्म में, इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी ए, अपर लिमिट हो जाएगी बी, और एफ डॉट डी एस हम लोगों को निकालना है। देन एफ कॉस थीटा डी एस, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ds इनफाइनाइटली सिमिलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं ना, तो इनफाइनाइटली सिमिलर के लिए क्या आ गया यहाँ पे ds, तो ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद रखना है। इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब जब हम लोग x y और z कंपोनेंट की बात कर लेते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल सा हम लोग जानते ही हैं, f वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ds वेक्टर क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप एंड dz k कैप। अब हमें वर्क डन निकालना है तो f इंटू ds करना पड़ेगा, f इंटू ds करेंगे तो ये f वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये ds वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो वर्क डन a टू b निकल आएगा हमारा। इंटीग्रेशन लगाएंगे a से b तक और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें इनको सेपरेट कर देना है।
तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई, अब यहाँ पे एफ वाई देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है सभी को, तो डी एक्स के रेफरेंस में ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। बस लिमिट आप देख लेना, एक्स ए से एक्स बी, वाई ए से वाई बी, जेड ए से जेड बी। फाइन, तो ये हमारा यहाँ dy आएगा और dz आएगा ना। हाँ, मैं भी वही सोच के रुक गया था लेकिन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है वैसे इसमें आना तो क्या चाहिए, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इसमें आना ये चाहिए इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा इस तरीके से एफ एक्स, ठीक है, और डॉट डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन अगेन ए टू बी, ठीक है, और फिर आएगा एफ वाई डी वाई, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड एंड डी जेड, होना तो ये चाहिए ना, लेकिन क्योंकि सिंपली कुछ नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर कुछ और फंडा है तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, यही होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा कभी कभी कई बार हो जाता है, नोट्स ऐसे ही है, बट कोई नहीं, आप पढ़ सकते हो, कभी कभी कुछ कुछ गलतियां मिलेंगी तो उससे अपन को ये भी आइडिया मिल जाएगा। एक सेकेंड, अब डाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखिए, तो ये तो हो गया वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर वर्क डन बाय सेवरल फोर्सेस। अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो F1 S1 वो इस तरीके से हमें ऐड कर देना है, तो वर्क डन नेट W नेट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो F1 S1 फर्स्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, सेकंड फोर्स सेकंड डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन Fn Sn तक हम इस तरीके से इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर S1 S2 Sn आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पे F1 F2 फोर्सेस है। सिमिलरली एक ग्राफ दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में क्या होगा, x1 से लेके x2 तक का मूवमेंट है, तो जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना होता है तो हमें बीच वाली डिस्टेंस चाहिए होती है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनल में से इनिशियल वाले को लेस कर दिया, मींस x2 माइनस x1, ये जो बीच में लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। ग्राफ बहुत इजी होता है, कुछ नहीं, एरिया निकालना होता है आपको बीच का, है ना, फोर्थ वाले मतलब वर्क डन जब भी निकालना होगा था उस केस में आपको ग्राफ का एरिया निकालना होता है। तो सिंपली ये नोट है, एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, सो वर्क डन बाय फोर्स इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट टू वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के केसेस के अंदर ये वर्क डन अलग अलग हो सकता है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल अभी इसलिए छोड़ता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा, तो एक बार आप सॉल्व करेंगे, और सभी लोग थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत काफी कुछ पढ़े हुए ही हैं सभी लोग, ये तो बस एक रिकॉल है आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कराने के लिए चीजें, बाकी जो दिक्कतें आएंगी हम लोग कराएंगे। न्यूमेरिकल का हम लगातार फिर सेशन रखेंगे, एक बार हम लोग चाह रहे हैं कि हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉपिक कर लें। टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसे करीब 20 टॉपिक के आसपास हमारे हो जाएं, तो फिर हम वो जो हमारा टारगेट है कि 80% के आसपास हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, वो वाला पार्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना अगर हमने कर लिया तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन उन्हीं से आ रहे होते हैं। जो बहुत डिफिकल्ट है ना वो एक्चुअली आईआईटी की या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि नीट में तो डिफिकल्ट नहीं आता है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, और हमें बेसिकली नीट या आईआईटी देनी नहीं है, हमें अपना फैकल्टी वाला टेस्ट क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से हमारा 80% सिलेबस अगर हो जाता है तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो भी लोग कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आपको वहां पे भी नहीं मिलते होंगे कुछ टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, तो आपको ये नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे देखो, यूनिट ऑफ वर्क, तो सीजीए सिस्टम में अर्ग होता है, अभी स्टार्टिंग में हमने बात भी की थी, तो 1 arc of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a 1 centimeter। तो ये तो आप फॉर्मूले से ही समझते हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं सीजीए सिस्टम की तो कितना फोर्स लगाया गया, 1 dyne फोर्स लगाया गया, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, उस तरीके से, है ना, तो ये नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पे ये इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, ठीक है, S-2। देन अर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड डाइन सेंटीमीटर, ये आप अलग से इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि अर्ग को डाइन सेंटीमीटर भी बोलते हैं।
फर्दर ये एब्रिविएशन कैसे दिया गया है, जूल का जे क्यों लिया जा रहा है, तो वो हम लोग समझ चुके हैं कि जब भी किसी पर्सन के नाम पे रखा जाता है तो वहां पे कैपिटल लेटर हम लोग यूज करते हैं। वो हमने यूनिट वाले चैप्टर में वाली बातें की थी। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स जूल, एक मतलब पर्सनल है जूल, तो उसका फर्स्ट लेटर लिया है हमने फिजिसिस्ट का, दैट्स वाई कैपिटल जे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 1, ये कन्वर्जन है। इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। तो अनदर नेम फॉर जूल इज न्यूटन मीटर, यानी जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। फिर अगेन ये नंबर वाइज, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन टू 1 मीटर डिफाइन कर दिया। कुल मिला के घूम फिर के बात ये आएगी कि 1 अर्ग इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस में 7 जूल, ठीक है। या फिर 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग, है ना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, या फिर 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर माइनस में 7 जूल। फाइन, अब आ जाइए नेक्स्ट चीज पर, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमको याद ही कर लेना है। जैसे कि जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक किया था तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स का हमें याद ही कर लेना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mlt-2। तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो दैट्स वाई mlt-2 इंटू एल। तो अब L यहाँ पर भी, एक L यहाँ पर भी है, तो वर्क डन का हो जाएगा ml2t-2। इसे आप 2-3 बार बोलेंगे क्योंकि वो इतनी बार आ जाएगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो जैसे फोर्स का हम लोगों को याद हो चुका होगा आई थिंक कि फोर्स mlt-2 है, सिमिलरली वर्क का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2। अब आगे देखिए, वर्क हैज वन डायमेंशन इन मास। अब ये तो बस उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया है। फाइन, तो ये हो गया। अब आगे देखिए, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। अगर अलग अलग फोर्सेस हैं तो वर्क डन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो सिमिलरली वही है जो अभी हमने किया था कि F इंटू एस एंड प्लस कर देंगे, तो F1s, F2s, F3s। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो सब जगह क्या आ रहा है, एस 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 आ रहा है। इट मीन्स एस बाय द नेट फोर्स, F वेयर, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे if several forces act on a particle then we can replace F in equation W equals to F dot S, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया तो S वेक्टर आ गया और F आ गया, समेशन ऑफ F वेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा F डिफरेंट डिफरेंट फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो समेशन ऑफ F लग रहा है, और इन सभी फोर्सेस को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। इसी को हम लोग सिंपली W1, W2, W3 इस तरीके से एड ऑन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक और एग्जांपल है, ठीक है। अब ये दो पॉइंटों के बीच मतलब इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं A और B की, आपको फाइंड करना है। तो F वेक्टर डेल S वेक्टर इस तरीके से सॉल्व करके, मतलब इजी है। आप अगर डेल एस निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, इधर वाली वैल्यू में से इधर वाली वैल्यू को लेस करना होता है। डेल एक्स निकला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इस तरीके से। ये सिंपल से क्वेश्चन ही है। अगला है स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग में क्या कर सकते हैं, दो तरह के फोर्स, या तो स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी, ठीक है। तो स्ट्रेच या कंप्रेस जो हो रही है उसे हम लोगों ने मान लिया कि वो जो स्ट्रेच हुआ या मतलब स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया तो वो एक्स हो रहा है यहाँ पे, और इनिशियली उसकी लेंथ L0 है। इस पर हमने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये कंप्रेस हो गई, और इसी कंप्रेशनल फोर्स जो ये डिफरेंस आएगा यानी ये X वाला जो पार्ट है इसी पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये ऊपर वाला डेरिवेशन तो आप नॉर्मली ध्यान रखिएगा, जो हमें टर्म ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, -1/2 kx1 स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो x1 यहाँ पे क्या था कि कितना चेंज आया, यहाँ पे जितना कंप्रेस हुआ उतना, और ये नॉर्मली कंप्रेस के लिए नहीं एक्सपैंड के लिए भी है, जितना एक्सपैंड होगा नॉर्मल लेंथ से बस वही लिखना है हमें। तो -1/2 kx1 स्क्वायर, और यहाँ पे x1 क्या है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं। और यही फॉर्मूला सेम, ये बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ ये फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बस यही अप्लाई करना होगा, ठीक है जी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन भी अगर आप देखना चाहो तो फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द पोजीशन, ये तो नॉर्मल वाला है। स्प्रिंग वाले में भी अगर आप देखेंगे तो यही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी तो है, लेकिन अपन को देखो फास्ट तरीके से करना होगा, तो वैसे ये आपको एंड में देखना है कि 1/2 fh²। अगला है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्क पढ़ रहे हैं। तो अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है हमें, तो उससे हमारा क्या निकलता होगा, वर्क डन निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव, और अगर बिलो है तो नेगेटिव वर्क माना जाता है। तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमें उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो वही हमारा क्या माना जाएगा, वर्क डन। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो सिंपली हमने इसको एक सपोज करिए रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में ब्रेक कर लिया है, दोनों का एरिया निकाल देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। पावर क्या है, तो पहली बात तो हमें पावर की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज कॉल्ड पावर। तो सिंपल सी बात है कि पावर वर्क डन डिवाइड बाई टाइम होता है। अगर हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं या फिर नॉर्मल भी निकाल रहे हैं, पी वर्क इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी जितना वर्क डन और कितने टाइम में वो काम किया गया। तो डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन टोटल टाइम टी। तो कितने, इससे रेट आइडेंटिफाई हो जाएगी, और रेट ही क्या होती है, पावर होती है। तो ये हो गया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, और डब्ल्यू अगेन एफ डॉट डी एस होता है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, पावर इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस अपॉन में डी टी। फाइन, फिर से हम लोग और भी अलग अलग फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं, तो इसे हमने नीचे डिराइव कर दिया। अब इनमें से हमें जो भी अवेलेबल है हमारे न्यूमेरिकल के अंदर, वो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशन की बात कर लेते हैं पावर की। तो जो भी मान लीजिए वर्क डन का जो भी डायमेंशन हो, उसमें बस एक माइनस टी और ऐड करना है। तो वर्क डन का क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू होता है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 3, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ पा रही है चीजें आपको? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आ पा रही है मेरी आप लोगों को तो सभी तक? जी सर। ठीक है, वॉइस प्रॉपर पहुंच रही है ना मेरी? ठीक, ओके फाइन। देखिए आगे, तो ऐसा यूनिट हो गया इसका वॉट, और इसे हम अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जूल अपॉन में सेकंड। इसके अलावा और बड़े बड़े पावर कौन कौन से होते हैं, तो किलो वॉट होता है, 1 किलो वॉट इक्वल टू 10³ वॉट। 1 मेगावाट मीन्स होता है 10⁶ वॉट, या फिर से बोलते हैं 10³ किलो वॉट। देन 1 हॉर्स पावर। अब इसे याद रखना है थोड़ा सा, ये अलग से होता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, हम लोग जब पंप वगैरह लेके आते हैं या मोटर खरीदते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कितनी हॉर्स पावर की है, और इसके पीछे आप कहानी भी बता सकते हैं कि बच्चों को, कि हॉर्स पावर यानी जितनी एक घोड़े में ताकत होती है, बेसिकली उस हिसाब से इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो 1 हॉर्स पावर का मीनिंग होता है 746 वॉट, ठीक है। और हॉर्स पावर के पंप्स वगैरह हम लोग डेली यूज में या फिर हमारी नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई पंप लेने जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कितने हॉर्स पावर की ये पंप है, तो वही यूनिट है इसका, आपको यूनिट वहाँ पे बता देना है 746 वॉट। इसको अगर हम कन्वर्जन करेंगे FPS के अंदर, यानी फुट पाउंड और सेकंड्स के अंदर,
तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका ये यूनिट दिया हुआ है। हालांकि इतना कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ऐसे अगर आपको कहीं पे कुछ स्पेशली बच्चों के सामने इंप्रेशन बनाना हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेना कि 1 पाउंड कैसे आप डिफाइन करेंगे वो सब चीजें। When an agent delivers power at a uniform rate, the average power is equal to the instantaneous power. तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं अलग से कि जब भी कोई एजेंट है जो पावर डिलीवर कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, तो उस केस में जो एवरेज पावर होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर कितनी है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर निकालने के लिए हम लोग वैसे डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म रेट है तो उस यूनिफॉर्म रेट के केस में जो एवरेज पावर है वही हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। तो सिंपल सी बात है कि जो ग्राफ दिया हुआ होता है वर्क अपॉन में टाइम का ग्राफ, तो उसका स्लोप अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो डी एक्स अपॉन वाई, जैसे अगर आपको नॉर्मली मालूम हो स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख दिया तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। स्लोप इक्वल्स टू स्लोप टेन थीटा होता है बेसिकली, और डी डब्ल्यू वन में डी टी, तो ये हमारी क्या निकलाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। अब जैसे कि ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर हमें पी टू क्यू सिर्फ इतनी ही बात करनी है तो पी क्यू वाला जो हमें लेना है उतना ही एरिया लेना होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव्स द वर्क डन। ये हम ऊपर जान चुके हैं कि जब भी कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करनी है कोई चीज, तो ऊपर वाले में हमने देखा था अभी इससे पहले वाले ग्राफ में कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था तो हम उसे वर्क डन बोल रहे थे, और अभी पावर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। और पावर और टाइम का ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो लोग अगर प्रॉपरली अगर मिस कर जाए तो आपको ये याद कर लेना है कि कौन से डायमेंशन, यानी जैसे पावर टाइम है, फोर्स टाइम है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके एरिया क्या प्रोवाइड करते होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखना होगा। छोटे क्लास में वो न्यूटन वाले लॉ में भी पूछते हैं कि ये एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, तो उस तरीके से हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पावर एंड टाइम ग्राफ, और इसका एरिया जो है वो हमारा वर्क डन निकालेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, ये क्या बताता है हमको, वर्क डन निकालता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, a force is said to be conservative if work done by or against the force is moving a body depend only on initial and final position of the body and does not depend on the nature of path followed in between the initial and final position। इसका मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, कौन से रास्ते से, यानी कौन सा पाथ फॉलो किया, वो मैटर नहीं करता इसके अंदर। तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल रहे हैं। नीचे एग्जांपल देखिए एबीसी में क्या बताया जा रहा है, सपोज इस पोजीशन से इस पोजीशन में वो डायरेक्ट पहुंच गया हो, या फिर इस तरीके से घूम के गया हो, या फिर ये और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके जाएगा। हर एक कंडीशन में क्या होगा, जो ये इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंसी है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि जब ए है तो क्या है, बी है, बी कंडीशन में और सी कंडीशन में, और तीनों ही कंडीशन में बताना चाहते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या चीज मैटर नहीं कर रही है, पाथ मैटर नहीं कर रही है। और पाथ कहाँ पे मैटर करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर ओनली फाइनल और इनिशियल पोजीशन मैटर करती है, पाथ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल अभी ऐसे याद रखने हैं आपको, है ना। इनिशियल लेवल पे तो आपको टिप्स पर होने चाहिए, तो आप इनको बार बार पढ़कर याद करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली ड्यू टू अर्थ ड्यू इन इट्स जनरल फॉर्म एज गिवन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द कंजर्वेटिव फोर्स।
यानी कुल मिला के बात ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स in a stretched or compressed spring is a conservative force, यानी इलास्टिक फोर्स भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कितने फोर्स हो गए अभी तक, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में तरीके से लग रहा है, तो ये जो है वो सेंट्रल फोर्सेस में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर टू इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वही चीज समझाना चाह रहा है हम लोगों को कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल में समझ लिए, और जो फोर्स सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन by or against a conservative force depend only on the initial and final position of the body। तो ये तो हम अभी दो तीन बार सुन ही चुके हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, बाकी नहीं। वर्क डन by or against a conservative force does not depend upon the nature of the path between initial and final position of a body। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, बाकी पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज अराउंड ट्रिप इज जीरो। राउंड ट्रिप का मीनिंग क्या होता है, जाना और वापस लौट के आ जाना। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते भी है ना कि किसी प्लेस से गए और वापस लौट के उसी जगह पे आ गए, तो वर्क डन कितना हुआ। तो यहाँ पे वर्क डन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो ट्रिप का जो वर्क डन होगा वो भी जीरो माना जाएगा। If a body moves under the action of a force that does no total work during any round trip, then the force is conservative, otherwise it is non-conservative। तो अगेन वही हो गया कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। The concept of potential energy exists only in the case of conservative forces। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे। The work done by a conservative force is a completely recoverable। Complete recoverability is an important aspect of the work done by a conservative force। रिकवर करने की एबिलिटी को हम लोग बोल रहे होते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हम उसे बोलेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि ये थ्योरी काम नहीं आती, ये सिंपली जो आप कोई टॉपिक कन्वे कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो आपको कुछ लाइनें बता देनी है उन लोगों को। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने इतनी देर से सुना है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होंगे जो पाथ पर डिपेंड करते होंगे। तो a force is said to be a non-conservative if work done by or against the force is moving a body depend upon the path between the initial and final position। तो ये डिपेंड करता है पाथ पर भी, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पोजीशन तो है ही, लेकिन ये पाथ पर भी मैटर कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। दिस इज बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग विच अ बॉडी इज मूव्ड। क्यों, क्योंकि ये पूरे पाथ पर डिपेंड करता है, जितना लंबा पाथ होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। मतलब ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे तो और भी कई सारे फैक्टर पे मैटर करता है, बट एक हम ये बात नॉर्मली बोल देते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नोट दैट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस इज द राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। और यहाँ पे क्या होगा, राउंड ट्रिप उसकी जीरो नहीं होगी, मतलब किसी प्लेस पे गए और वापस लौट कर आ गए, तो उस केस में द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स such as air resistance, viscous force, etc. are non-conservative forces। तो आपको एक दो एग्जांपल के ध्यान रखने हैं कंजर्वेटिव के और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के।
नेक्स्ट देखिए, ये एक फ्लो टेबल बना के आपको समझाया हुआ है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के में डिफरेंस। तो एक बार थोड़ा सा और रिकॉल हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो ये कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव में डिपेंड करता है पाथ पर। कंजर्वेटिव में वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0 और इसमें नॉट 0 होगा। सेंट्रल इन नेचर होता है, फोर्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर, ये रिटार्डिंग नेचर के होंगे। फोर्थ है when only a conservative force act within a system, the kinetic energy and potential energy can change. ठीक है, तो kinetic energy and potential energy can change, however their sum, the mechanical energy of the system does not change. ठीक है, टोटल सम जो होगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा। नॉन कंजर्वेटिव में अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी प्रेसिपिटेटेड एज अ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। वर्क कंजर्वेटिव में क्या होता है, रिकवरेबल होगा, और यहाँ पे नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, क्योंकि पाथ चेंज हो जाता है। तो ये हमारी होगी वर्क डन की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी में देखिए, अ बॉडी इज सेड टू possess एनर्जी इफ इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जब किसी के अंदर कैपेसिटी होती है वर्क करने की, तो उससे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग भी देखते हैं, जब हम लोग खाना नहीं खाए हुए होते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक जो काम कर लिया होता है, तो हम बोलते हैं ना एनर्जी डाउन है, यानी काम करने की कैपेसिटी अभी नहीं है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब एनर्जी नहीं है, कोई काम करने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की, तो उससे हम लोग बोल रहे हैं कि वही एनर्जी कम हो गई है, तो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारी एनर्जी हो जाएगी। When a body possessing energy does some work, part of its energy is used up. Conversely, if some work is done upon an object, the object will be given some energy. यानी कोई काम करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सो एनर्जी एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दोनों को आपस में एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, लाइट है, साउंड है, केमिकल एनर्जी है, इन सभी को हमने सुना होगा। जैसे हीट एनर्जी है ना, जितने भी जैसे हीटर वगैरह हम लोग देखते हैं वो आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप में एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी, मतलब ये मोस्टली आपने इनके नाम और इनके बारे में जानते भी होंगे। हमें जो यहाँ पे स्टडी करना है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी मोशन के ड्यूरेशन में जो एनर्जी क्रिएट हो रही होगी उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी। इफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m हैव वेलोसिटी स्मॉल v, its kinetic energy is equivalent to the work which an external force would have to do bring the body from rest up to its velocity v, यानी कि रेस्ट से वेलोसिटी v तक लाने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा वो उससे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। Since both m and v square are always positive, क्योंकि v तो स्क्वायर कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, that's why k is always positive as and does not depend on the direction of motion of the body, और ये मैटर नहीं करता है कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्योंकि सिंपली हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि v की वैल्यू कुछ भी होगा स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर्स ले नहीं सकते, यानी माइनस का आइटा ले नहीं सकते, यानी माइनस का 1 रूट में, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी किसी की अपनी पोजीशन में रहने के लिए जो एनर्जी है, यानी जो पोजीशन में है उस टाइम जो एनर्जी लग रही है उसे अपन लोग क्या बोल रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। A body is capable to do work by virtue of its position, configuration or state of strain, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे होंगे।
अब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होगा। नाउ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का डेल यू। डेल यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज। तो वेयर डेल यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर आर टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। तो दो कॉमन फॉर्म होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एक है ग्रेविटेशन और दूसरा है इलास्टिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा हम लोग पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन डिफाइंड ओनली फॉर पोजीशन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो पोजीशन पे डिफाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट डिपेंड्स ऑन अ रेफरेंस पॉइंट, ये किसी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे पाथ डिपेंडेंट लिखा हुआ है, कहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन वी हैव टू डिफाइन PE of a single point through different path which gives different value of PE at single point, that does not make any sense। इसका मीनिंग क्या है कि हम if we define potential energy for non conservative forces, अगर हम non conservative forces के लिए potential energy को डिफाइन करेंगे तो हमें potential energy डिफाइन करनी होगी सिंगल पॉइंट के थ्रू। ठीक है, different path which gives different value of PE at a single point, और हमें इससे होगा क्या? एक ही पॉइंट पर हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही होंगी। तो हम जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी को खींच रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, डिपेंड करेगा टोटली हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो लिखा हुआ भी है इट इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ हाइट। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से तो फर्क पड़ रहा होगा। यानी सिंपल सा हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है हाइट पर। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो अब इसी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम वन लेवल टू लोअर लेवल इट गेन स्पीड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। अगर आप ऊपर नीचे डालते हो तो कोई भी स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट हो स्पीड पकड़ेगा। अब जितनी ज्यादा ऊंचाई से आपने डाला, किसी भी पत्थर को फेंकोगे या लुढ़काओगे तो उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर इन पोजेसिंग हाइट a body has the ability to convert its gravitational potential energy into kinetic energy। और जितनी ज्यादा हाइट आप उसे अचीव कराओगे उसी हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हाइल द हाइट ऑफ द बॉडी इज कॉजिंग अ डिसेंट। यानी ये पूरी कहानी आप समझ जाओगे। फॉर्मूला देख लो आप इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh। अभी आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। ठीक है, तो हमें बेसिकली समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल होता है वो mgh के होता है। अब देखो यहाँ पे g एक फिक्स वैल्यू है, m ऑब्जेक्ट का मास सेम रहने वाला है, यानी टोटली डिपेंड किस पर करने वाली है चीज? h पर, है ना, क्योंकि h को ही हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो इसी का ये एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है। ठीक है, H1 दिखाया हुआ है, PE ऑफ M1 इज M1GH1। दूसरा M2 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का M2। तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमने प्लस और माइनस साइन के ले लिए। लेकिन नॉर्मली समझ लो, जब हाइट से हम लोग इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो वहां पे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी लगातार। ऐसे ही आप कभी किसी पहाड़ पर जाइए और पहाड़ से छोटा सा पत्थर लौटाइए तो आपको लगेगा कि जब नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और ये नॉर्मली आप अपने डेली लाइफ में ये फील कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जब chosen level from which height is measured has no absolute position, it is important therefore to indicate clearly the zero potential energy level in any point in which PE is to be calculated। यानी हमें पॉइंट डिफाइन करना होगा जिसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाए।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है GPE प्लस माइनस MGH इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन H इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करता हूँ तो 6400 किलोमीटर, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 6378 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना है, ठीक है। ये आप लोगों को याद ही होगा, ये सर नो इतना ही है किलोमीटर में अर्थ की रेडियस, ठीक है। और अर्थ की रेडियस इतनी है तो अर्थ का डायमीटर इसका डबल, नॉर्मल सी बात है। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि हम लोग अर्थ के डायमीटर की बात क्यों नहीं करते हैं? जब भी हम अर्थ की डेप्थ की बात करते हैं तो डायमीटर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सिंपल से बता रहा हूँ कि देखो, डायमीटर की बात करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हम यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस ओरिजिन पॉइंट तक की स्टडी कर लेंगे तो वही चीज यहाँ पर भी सेम होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा इसके डायमीटर की ही बात करते हैं, क्योंकि अर्थ स्फीयरिक फॉर्म में है तो हमें डायमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो सॉरी हमें सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट है, हम लोग डायमीटर की बात इसमें नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमें डायमीटर की स्टडी करनी है तो बस रेडियस की स्टडी कर लो, बाकी जगह सेम रहेगा। तो आपने कुछ सुना भी होगा फिजिक्स के फील्ड में, एक इलोन मस्क का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना? आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा। तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि उसने अभी तक की टाइम में क्या क्या बड़ा इनोवेशन किया है हुआ है, मतलब उसकी कंपनी ने, या फिर उसने, अगर हम बोलना चाहें तो। किसी को आइडिया है कि क्या किया हुआ है उसने अभी तक? हाँ जी बताए सर। सिर्फ व्याज बताइए। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो उन्होंने किया है वो तो रिन्यूएबल जो रॉकेट्स होते हैं वो इन्वेंट किया है। हाँ रिन्यूएबल, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, या फिर रीलॉन्चेबल, दोबारा से रीलॉन्च कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या किया हुआ है कि ऐसे रॉकेट जाएगा ऊपर, सैटेलाइट को छोड़ के वापस रिटर्न अर्थ पर आ जाएगा। एक तो ये बड़ी चीज की है ना। अभी उनके आगे वाले जो प्रोग्राम है वो कौन से हैं? हाइपरलूप चलाने का प्रोग्राम है। हाइपरलूप यानी, नाम सुना है आप लोगों ने हाइपरलूप का? हाइपरलूप, उसका प्रोग्राम मतलब एक ड्रीम है आई थिंक, कि अर्थ के बिल्कुल आर पार रेडियस, मतलब पूरा डायमीटर की तरफ वो एक सस्पेंडेड ट्रेन बनाएगा। सस्पेंडेड मतलब एक मैग्नेटिक चैम्बर होगा, उसके बीच में सस्पेंडेड क्यूब होगा, मतलब कैप्सूल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ट्रेन के फॉर्मेट में, और वो मूव करेंगे, यानी हमें एक कोने से दूसरे कोने में जाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। और एक दूसरा है स्टारलिंक, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, कि अभी हम जो नेटवर्क यूज करते हैं, जो हम नेट यूज कर रहे हैं, वो किसी टावर के थ्रू आ रहा है, वो डायरेक्टली फिर सैटेलाइट से प्रोवाइड करेंगे, जिसे स्टारलिंक नाम दिया गया है। और तीसरा प्रोग्राम जो करने वाले हैं, मतलब जो उनका ड्रीम है, जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि 2020 आई थिंक 7 या 29 तक, कि वो मार्स पर कॉलोनी डेवलप कर देंगे, ह्यूमंस को भेजकर वहां पे रहना स्टार्ट करवा देंगे। ये कुछ 3-4 प्रोग्राम है उनके, ठीक है। फिजिक्स के फील्ड में भी काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो रॉकेट वाला तो आपको ध्यान रखना ही है ना, रीलॉन्चेबल इन्होंने बनाया हुआ है रॉकेट्स, क्योंकि एक बार लॉन्च करके आ जाएंगे सैटेलाइट को, फिर दोबारा से इनको यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल भी आप बोल सकते हो। और थोड़ा ऐसे आपको ये रखना भी है क्लास के अंदर कि बच्चा क्या होगा ना, मोनोटोनस फील करेगा, तो उस इसमें आपको बीच बीच में उनको ऐसा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ एकदम से कुछ एक्स्ट्रा मालूम पड़ रहा है। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्लास को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, तो GPE प्लस माइनस MGH इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन H जो हाइट होगी वो वेरी स्मॉल होगी इन कंपेरिजन द अर्थ रेडियस। तो हम जान ही रहे हैं कि हाँ अर्थ के रेडियस में तो ये कम ही होगी। वी हैव डिस्कस्ड GPE इन डिटेल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का टॉपिक इसके बाद ही हम जस्ट कर लेंगे ग्रेविटेशन, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि GPE का क्या यूटिलिटी है। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमने स्प्रिंग में यूज किया था ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, वहां पे माइनस लगा हुआ था, बस सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस, और वहां पे वो जो माइनस था ना वो डिफरेंस है, बस कि यहाँ पे नहीं है वहां पे था। तो देखो थोड़ा सा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग। सिमिलर सी बात है, वही बात बोली जा रही है यहाँ पे कि स्प्रिंग की कंप्रेस और स्ट्रेच की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर डिपेंड करता है ये
The end of a stretched elastic spring will begin to move if it is released. अगर हम इसे छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही मूव करने लगेगा. The spring therefore possesses potential energy due to its elasticity due to change in its configuration. यानी जैसे कि हम स्प्रिंग का बारे में एक नॉर्मल फीचर समझते हैं कि अगर आपने स्प्रिंग को खींचा और दोबारा से छोड़ दिया तो वो अपने दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी. हालांकि ये बात भी ठीक है कि हम इतना ज़्यादा उसे खींच सकते हैं कि हो सकता है दोबारा स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए. लेकिन अभी हम नॉर्मल केस में क्या बोलेंगे कि एक स्प्रिंग अगर आपने स्ट्रेच किया है, जब आप उसे रिलीज करेंगे तो वो अगेन अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी. तो उस केस में द अमाउंट ऑफ elastic potential energy stored in a spring of natural length a and spring constant k when it is extended by a length of x. अगर हमने उसे खींचा था तो उसके लेंथ में जो चेंजेस आए वो x था. तो इस is equivalent to the amount of work necessary to produce the extension. तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x आप जान ही रहे हैं जो चेंजेस हुआ हमारे उसको स्ट्रेच करने पर. यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. क्यों नेगेटिव नहीं होगी? क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ ही पुट करो, आप उसका स्क्वायर करने का आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी. तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज नेवर नेगेटिव वेदर द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस. चाहे आपने एक्सटेंड किया हो या कंप्रेस किया हो, हर केस में आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव ही मिलने वाली है. इसका मीनिंग हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी. इसका प्रूफ यानी कि दिया हुआ है. ये प्रूफ आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है, अपना फाइनल रिजल्ट वही आने वाला है. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दो होती हैं चीजें. तो यहाँ पे देखो ये बनाया हुआ है डेल्टा या फिर डेरिवेटिव ही बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझेंगे यहाँ पे. द प्रोजेक्ट ऑफ द फोर्स फील्ड द वेक्टर एफ एट अ गिवन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर equals the derivative of the potential energy u with respect to a given direction taken with the opposite sign. The definition of a partial derivative del over del s emphasize the fact of deriving with respect to a definite direction. So having, मैं एक बार बस रीडिंग कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ें तो पढ़ लीजिएगा. बस एक बार थोड़ा क्या ना सुनने में आ जाएगा तो आपको थोड़ा याद रहेंगी चीजें. वैसे आई होप आप लोग जानते ही होंगे, बट एक बार बोलने से थोड़ा रिवर्स मतलब दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी चीजें. वो देखिए आप. सो हैविंग रिवर्स द साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन u with respect to x y z we obtained the projection fx fy fz of the vector f on the unit vectors. कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि जब फोर्स लगाया जा रहा है तो x y z डायरेक्शन उसके डेवलप होंगी, उसमें हमने i j k के फॉर्म में डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स ले लिए होंगे और इसको हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है. पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम लोग डेल यूज करते हैं, इसको हम लोग डेल बोलते हैं या फिर डेल्टा बोल सकते हो आप. और डेल्टा का मतलब ये वो डी वाला है, डेरिवेशन वही चीज है. तो अगर हमें ये निकालना है एफ इक्वल्स टू यानी नेट एफ एक तरीके से निकालना है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का, तो हमें आई जे के रिगार्डिंग इसे डिराइव कर देना है यू को विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. फाइन, तो यही चीज है. और यहाँ पे डेल्टा का नाम सुना होगा, इस तरीके से भी लिखते हैं. और जब उल्टा डेल बनाया तो इसे क्या बोलेंगे? नेबुला. ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नेबुला. तो सिग्निफाइज द सिंबॉलिक वेक्टर और ऑपरेटर. तो ये नेबुला इक्वल्स टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड. हालांकि इस वाले फॉर्मूले से ही हमारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे जब हमें इक्वेशन दी हुई होगी तब. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कर्व. अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो ध्यान रखना जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो दो चीजों के बीच में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट. फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पीई
कर्व, इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, पीई कर्व बोल रहे होंगे। यूजिंग ग्राफ वी कैन predict the rate of motion of a particle at various position. तो force on the particle is Fx equals to minus du over dx, यानी u को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें आ जाते हैं, इस तरीके से आप ये ग्राफ देख सकते हैं, केस 1 एंड केस 2। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग x इफ u इंक्रीजेज द फोर्स इज नेगेटिव, x डायरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स, और ये रिपल्सिव फोर्स होगा जब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको आपको ग्राफ से एक बार चेक कर लेना है। अगला है डिफरेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। डिफरेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल में क्या क्या आएगा, तो पहला है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, तो ये बहुत हम लोग समझ ही सकते हैं, जब किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम du over dx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पॉइंट P, Q, R एंड S आर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने टाइप की इक्विलिब्रियम हो सकती है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम when a particle is displaced slightly from a position and the force acting on it bring it back to the initial position, it is said to be in stable equilibrium position। मतलब फोर्स अप्लाई किया, हटाया, तो वापस वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया, तो उससे हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेसेसरी कंडीशन इसके लिए क्या है, du over dx इक्वल्स टू 0, या फिर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, दो टाइम डिराइव कर दिया, एक बार डेरिवेटिव निकाला फिर दोबारा से डेरिवेटिव निकाल दिया। अगला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम अ पोजीशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सी बात है, फोर्स अप्लाई किया तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखना कि वो बैक नहीं आ रहा है, ब्रिंग बैक इनिशियल पोजीशन में नहीं आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अनस्टेबल। तो जिस पोजीशन में था उससे दूसरी जगह चला गया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनस्टेबल। तो इस कंडीशन में देखिए du over dx इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज du मतलब d2u अपॉन dx स्क्वायर, एंड डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब डिफरेंस समझ लीजिए कि वहां पे और यहाँ पे क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो du over dx तो दोनों ही जगह 0 है, लेकिन डबल डिफरेंशिएट किया तो पहली वाली कंडीशन में पॉजिटिव आएगा और दूसरी वाली कंडीशन में नेगेटिव आएगा। यानी कहने वाली बात यह है कि अगर हमें अनस्टेबिलिटी को चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव है जो दो बार डिफरेंशिएट हमें करना ही होगा, तभी हम प्रॉपर्ली कह पा रहे होंगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप नॉर्मली समझ ही सकते हो कि एक बार पॉजिटिव आ चुका है, एक बार नेगेटिव आ चुका है, इट मींस नाउ 0 आएगा। डबल डिफरेंशिएट करने पर भी क्या आने वाला है, 0। तो इसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो एक बार समझेंगे थोड़ा सा, इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट when a particle is displaced from its position, it does not experience any force acting on it, continues to be in equilibrium in the displaced position, this is said to be a neutral equilibrium। तो here du over dx equals to 0 and डबल डिफरेंशिएट किया तो भी हमारा क्या आएगा, 0। तो इसे हम लोग बोल रहे होंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। यस, हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर आ पा रही है आप लोगों तक। हेलो सुदीप, यशवंत, शिव, ओके फाइन, यस व्यास, शिल्पा, ओके गुड, थैंक यू। ठीक है, तो इतना ही कर लेते हैं। पुराना आप लोगों ने कर लिया है क्या, बताइए जरा मुझे एक बार। पुराना जो मटेरियल है आपने एक बार रीड आउट कर लिया, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लिया है कि नहीं, देख लिया है, ओके गुड। तो नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये थ्योरम थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं और यहाँ तक के आप न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा और ये पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर दूंगा सभी लोगों को। इसका वीडियो भी अभी 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा अगर कहीं पे कोई इश्यू लगता है। तो वीडियो में इतना कुछ खास नहीं है, आपको मोस्टली नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए
अपनी खुद की हैंडराइटिंग में, तो उससे आप ये बना सकते हैं। और एक मैंने शॉर्ट नोट और भेजा होगा आपको वर्क एनर्जी वाला, उससे भी कुछ अगर कंपेयर करना है या न्यूमेरिकल वगैरह करना है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंसर्न किसी का है तो आप बता सकते हैं, कोई इशू? मतलब वर्क आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं ना? देखो असली काम आप ही को करना है, आप ही को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स ऐसे बना लीजिएगा कि फ्यूचर में दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत पड़े ना, अभी ही बन जाए और फिर आगे अपन उसी को ही पढ़ाते रहें। बाकी थोड़ा बहुत अपडेट करना है तो वो अलग बात है, बट मोटा मोटा जो नोट्स के रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है, और कल अपना टेस्ट रहेगा, स्टार्टिंग के 3 टॉपिक आएंगे, उसकी मैं आपको हर किसी को इंडिविजुअल पीडीएफ सेंड करूंगा और आपको एक फिक्स टाइम के अंदर उनके सॉल्यूशन चेक करने होंगे, उसमें आंसर भी गिवन होंगे जो मैं आपको भेजूंगा, आप बस चेक करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? समझ नहीं आया सर, कैसे होगा टेस्ट? मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है और उसी पीडीएफ में एंड में उनके आंसर्स गिवन होंगे। हम लोग 2 तरीके से टेस्ट करेंगे, एक तो पीडीएफ वाला टेस्ट रहेगा और एक हमारा रहेगा वो ऑनलाइन वाला टेस्ट। तो ऑनलाइन वाला टेस्ट 15 दिनों में एक बार होगा और पीडीएफ वाला टेस्ट हर हफ्ते होगा। तो ये हर हफ्ते वाला टेस्ट है जिसमें आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आंसर खुद ही एनालाइज करने होंगे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके फाइन। तो ठीक है, आप तैयारी करें टेस्ट की, और टेस्ट ही मेन चीज है कि जो अपना सब्जेक्ट आप कंटेंट रेडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।